हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र में। हम बात कर रहे थे पर्यावरण की। आज पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जो एकीकृत एवीएस के माध्यम से जानेंगे। एकीकृत एवीएस का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण एवीएस के पाठ्यक्रम को एक जगह लाके कलेक्ट करना और उसके बारे में जानकारी हासिल करना। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले एकीकृत अध्ययन के लिए कि एकीकृत अध्ययन होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। इसका तात्पर्य मुख्यतः यह देखने को होता है कि एकीकृत का यानी संपूर्ण मतलब यह है कि हम किसी चीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं और एक स्थान पर रख रहे हैं, उसे हम एकीकरण कहते हैं। हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 1975, 1988, 2000, 2005 इस बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि पर्यावरण सुरक्षा के क्या महत्वपूर्ण थे। ठीक, पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के काम हो रहे हैं, किस प्रकार की नीति अभी तक लागू की गई है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमको अधिनियम 1975, 1986, 2000 और 2005 के बारे में। चलिए इसका और पॉइंट देख लेते हैं आगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण के बचाव को केंद्र में रखकर राष्ट्रीय पाठचर्या विकास की बात कही गई, अर्थात यह संपूर्ण शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय पाठचर्या अधिनियम लागू की गई थी, शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसके अंतर्गत ये कार्य किए गए कि हमको पाठचर्या के अंतर्गत जितने भी विकासात्मक तत्व है उन सभी को एक जगह कलेक्ट करना है और उसके बाद संपूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखना है। ये देखना है कि इसके लिए क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य सिद्ध हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा विकसित सभी पाठचर्या इस पर ध्यान देता है और उसके विकास पर बल देता है। हम ये कह सकते हैं कि मुख्यतः ये देखने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो भी पाठ्यक्रम होता है, एनसीईआरटी का जो भी पाठ्यक्रम होता है उसमें इन चीज़ों को विशेष ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार से ये काम हो रहा है, किस प्रकार से ये काम हो रहा है और किस प्रकार से ये क्रिया करेगी। अगर हम इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात करें कि वर्ष 1975 ईस्वी की राष्ट्रीय पाठचर्या जो एनसीएफ 1975 में प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की बात कही थी। ठीक, इसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि पर्यावरण अध्ययन के रूप में प्राथमिक कक्षाओं में 1 और 2 में प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को सम्मिलित पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए, लेकिन जब कक्षा 3 और 5 तक के 2 विषयों के रूप में इसको पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए। इस तरीके के प्रावधान 1975 ईस्वी में लागू किए गए ताकि संपूर्ण लोगों को, संपूर्ण बच्चों को समान रूप से समाज का ज्ञान हो सके, प्राकृतिक क्रियाओं का ज्ञान हो सके और साथ में विज्ञान की भी जानकारी थोड़ी बहुत प्राप्त हो सके। ऐसी क्रियाएं इसलिए की जाती हैं जब किसी कार्य को करना होता है तो मुख्यतः शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रावधान किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1988 में पर्यावरण अध्ययन के बारे में उपयुक्त व्यवस्था में मंजूर किया गया था। हम ये कह सकते हैं कि इनकी मंजूरी किस तथ्य पे दी गई है, इसका मूल्यांकन हम देखने को हमको मिलता है। ठीक, बोझ रहित अधिगम मुख्यतः ये देखा जाए कि हमको जो भी सीखने की सिखाने की प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार का बोझ ना उत्पन्न हो। जब किसी प्रकार का बोझ उत्पन्न नहीं होगा तो वो चीज़ें विकास की ओर अधिक जाएंगी और अधिक से अधिक क्रियाएं होंगी। हम ये कहते हैं, हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को शिक्षा का ज्ञान देना हो तो उसको हम 1 क्विंटल किताब उसके ऊपर लाद दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको आपको उठा के लेके जाना है, उठा के लेके आना है, फिर इसको पढ़ना है, तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति का सारा समय, सारा ध्यान उसको ले जाने में और उसको ले आने में लगेगा। लेकिन यही कहा जाए कि आपको 50 ग्राम की कोई पुस्तक है, उसको विद्यालय लेके जाना है और उस विद्यालय से लेके आना है, साथ में उसको पढ़ना है, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। अगर अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बच्चे जो अपने पीठ पे बोझा लाद के चलते हैं, विद्यालय पहुंचते हैं, उसमें गुणवत्ता कम होती है जबकि मेहनत ज़्यादा होती है। गुणवत्ता अधिक हो, मेहनत कम हो, इस तरीके के प्रावधान हमको शिक्षा नीति के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो बोझ रहित शिक्षा के अंतर्गत ये क्रिया की गई और इसमें किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा सलाह समिति का जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1993 ईस्वी में ऐसे प्रावधान लागू किए थे। ठीक, ईश्वर वल्लभ भाई पटेल समिति ने 1977 ईस्वी में एनसीईआरटी कार्य समूह 1984 और शिक्षा के लिए समीक्षा समितियों का राष्ट्रीय नीति
1990 में 90 ने सीखने के कार्य में के आमने सामने करने वाली जो क्रियाएं थी, शैक्षणिक बोझ को कम करने का इसका मुख्य ये कहा गया, ये सिफारिश दी कि किस प्रकार से शैक्षणिक बोझ को कम कर सकते हैं। अर्थात उन अनेक विषयों को हम कहीं एक जगह समाहित कर दें और पुस्तकों की सीमा कम कर दें। जब पुस्तकों की सीमा कम हो जाएगी तो बच्चों के अंदर बोझ की स्थिति कम बनी रहेगी और ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति विकास की ओर जाएगा और अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। 1992 की राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना भारत सरकार ने 1993 ईस्वी में की थी, यानी कि पूरी तरीके से कार्यरत लागू किए गए कि किस प्रकार से ये कार्य किए जा सकते हैं। और हम बात करते हैं जैसे इस उद्देश्य में शामिल है कि जीवन भर स्वयं सीखना और कौशल तैयार करने की क्षमता सहित गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों पर छात्रों पर भार कम करने के लिए कई तरीके अपनाए गए और सुधारात्मक कार्य किए गए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की प्रक्रियाएं लागू की जाए जिससे बच्चे उसमें शामिल हो पाए और सभी कार्य कर सके और उनके पास बोझ भी कम हो। ऐसी स्थिति में समितियां बनाई जाती हैं, उसकी सिफारिशें ली जाती हैं और सिफारिशों के माध्यम से नए निर्णय निकाले जाते हैं। इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की 1993 ईस्वी में और ये बताया कि ये बोझ रहित शिक्षण होगा, लर्निंग विदाउट बर्न, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना किसी बोझ के उसको शिक्षा का प्रावधान दिया जाए और सही तरीके से वो सीख पाए। इस रिपोर्ट के बाद पर्यावरण शिक्षण पाठ्यक्रम का निर्माण काफ़ी हद तक इसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाने लगा। जिस प्रकार से निर्दिष्ट किया जाता है, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि समान रूप से जो हम विज्ञान की किताबें चलाते हैं, सामाजिक विज्ञान की किताबें चलाते हैं, इन सभी को प्राथमिक स्तर पर समाप्त करने के बाद उसमें पर्यावरण अध्ययन जोड़ दिया गया। इस पर्यावरण अध्ययन में समाज के बारे में भी और प्राकृतिक ज्ञान के बारे में और साथ ही साथ विज्ञान के बारे में भी कुछ तथ्य देखने को मिलते हैं जिससे सामाजिक रूप से कोई भी क्रिया उचित रूप से हो सकती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 की। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा किस प्रकार से तैयार की गई और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान रहे हैं। अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 की तो यह मुख्यतः देखा जाए तो इस प्रकार की क्रिया है जिसमें समाज और समाज की क्रियाएं अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रिया करती हैं। एनसीएफ 2000 ने पहली बार सुझाव दिया कि विभिन्न विषयों पर जो विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं अवधारणा को एकीकृत किया जाए और जैसे कि भारत में संस्कृति, उसकी विरासत, पर्यावरण की सुरक्षा, कानून सुरक्षा संरक्षकता और मानव अधिकार, शिक्षा, वैज्ञानिक सोच इत्यादि का शामिल इसमें किया जाए। हम मुख्यतः ये कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को बढ़ावा देना है तो सबसे पहले हमको ये मूल्यांकन करना चाहिए कि हमको हमारे देश के बच्चों के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता है। अगर हम ये जानते रहेंगे तो समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं उसको सुचारू रूप से हम चला पाएंगे। जो सुचारू रूप से चलाई गई क्रियाएं होती हैं उनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं और मुख्यतः अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। एनसीएफ 2000 ने पहली बार पर्यावरण अध्ययन को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में अलग अलग न करके एकीकृत रूप से पढ़ाने की सिफारिश दी गई। अब वैसे हम लोगों ने पहले बातें की हैं कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए साथ में बोझ को कम करने के लिए ये क्रियाएं की गई। एनसीएफ 2000 ने यह भी प्रावधान दिया कि जिस तरीके से हम जो सामाजिक अध्ययन के लिए अलग विषय किताबें चलाते हैं और विज्ञान विषय के लिए अलग किताबें चलाते हैं, इसको हम इंक्लूड कर देते हैं, मिला देते हैं और साथ में पर्यावरण अध्ययन के रूप में इसको हम बढ़ा देते हैं ताकि विज्ञान के पोर्शन का भी पता चल सके और सामाजिक अध्ययन के भी ज्ञान प्राप्त हो सके। इस प्रकार कक्षा 1 व 2 में पाठ्यक्रम अलग से विषय के रूप में न रखकर जो भी पाठ्यक्रम है, जैसे विज्ञान का पाठ्यक्रम है, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है, इसको अलग से न रखकर और भाषा और गणित के साथ एकीकृत करने और साथ में इसको पढ़ाने का सही तरीका प्रस्तुत किया गया। हम ये कह सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक बोझ को कम कर दिया गया और ये सिफारिश किसके द्वारा, जो हमारी एनसीएफ 2000 बनी है, एनसीएफ 2005 बना है, ये अधिक समितियाँ जो थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बच्चों की जो शिक्षा का स्तर को उसको सरल बनाया गया ताकि समाज में अच्छी तरीके से वो क्रियाएं कर पाएं। ठीक, कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए भी प्रावधान किए गए। इसके पर्यावरण प्राकृतिक और सामाजिक रूप से विभक्त न करते हुए संपूर्ण विषय के रूप में पढ़ाने के लिए कहा गया कि इनको विभक्त न किया जाए, इनको संपूर्ण विषय के रूप में पढ़ाया जाए। अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा सन 2005 की, तो इसमें भी क्या किया गया, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत रूप की सशक्तिकरण को बढ़ाने पर बल दिया गया कि जिस तरीके से क्रिया चल रही है, जो क्रिया चल रही है इसमें किस तरह की जो कमियां है उसकी जो प्रावधान है इसको सुचारू रूप से लागू कर दिया जाए। 1 व 2 में पर्यावरण संबंधित कौशल के सरोकारों को भाषा गणित के माध्यम से संबंधित करने में संतुष्टि करने में प्रस्तुत किया जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें भाषा के ऐसे तथ्यों को शामिल किया जाए और गणित के ऐसे तथ्यों को शामिल किया जाए ताकि ये विकास की ओर जा सके और इसमें सुचारू रूप से शिक्षा बच्चों को प्रदान कराई जा सके।
फिर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए विषय जो रूप है उसको पढ़ाने की संतुष्टि दी गई अलग विषय के रूप में कि हम इसको अलग तरीके से पढ़ाएं, साथ में इनकी बोझ को, जो हमने बोझ हमारा पास बढ़ा हुआ था उस बोझ को भी कम कर पाए। तो उन्होंने एक नई संतुष्टि प्रस्तुत की है कि कहा है कि कक्षा 3 से लेकर 5 तक में अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने की प्रस्तुति दी जाए, कि इसको पर्यावरण अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए ताकि इसको लोग जागरूक हो जाए और इसके प्रति अपनी इच्छाओं को में वृद्धि कर लें। ठीक, अब पर्यावरण को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में अगर जान लेते हैं। पर्यावरण को एकीकृत करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि जो हम टुकड़े टुकड़े में कुछ सीखते हैं उसको हम एक दिशा में एक स्थान पर सुचारू रूप से सीख पाए। निश्चित तौर पे जब कोई अलग अलग कोचिंग होती है, संस्थानें होती है, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो हमको अलग अलग जाना पड़ता है, अलग अलग टीचरों के अलग अलग सिस्टम होते हैं, वो क्रियाएं कराता है, उसमें बहुत सारा समय नाश होता है। ठीक, और समय की स्पष्टता को देखते हुए हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ को, कल्चर को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम किसी एक स्थान पर सीख जाए तो उसमें हमें समय का बचत हो जाता है और बच्चे उस समय का उपयोग अपने जीवन काल में इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य कार्यों में बिता सकते हैं। खेल कूद में बिता ले, मान लेते हैं कि कोई बच्चा 4 ट्यूशन पढ़ता है, वो 4 ट्यूशन न पढ़ के कोई एक ट्यूशन पढ़ता है, उस ट्यूशन के अंदर उसको सभी संपूर्ण ज्ञान दिया जाता है, तो वो 4 घंटे जो आने जाने में व्यर्थ करता है ट्यूशन, उसमें वो समय बचेगा, उससे वो खेल भी सकता है और खेल से बच्चों का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी उसमें परिवर्तन होता है, किस तरीके से क्रियाएं कर सकते हैं। अगर उनको किसी ईश्वर के बारे में जानकारी देनी है तो उनको माता पिता विलीन हो जाते हैं उस चीज़ों में, देखने में करते हैं ताकि समाज में सही तरीके की क्रियाएं हो पाए। ठीक, हम ये कहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन को विकास करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आसपास के वातावरण से उसको कनेक्ट करा दिया जाए। आसपास के वातावरण को कनेक्ट कराने के लिए हमको आसपास के क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। उस आसपास के क्षेत्र है, उसकी जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज है, जिस तरीके से हमारे दिनचर्या में है उस तरीके से अगर हम किसी पुस्तक में प्रस्तुत कर देते हैं तो समाज निश्चित तौर से उस पुस्तक का वैल्यू बढ़ जाती है और बच्चा उसकी गुणवत्ता को समझता है और पढ़ता है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि जो छोटे बच्चों की किताबें होती हैं वो अच्छी प्रिंटेड वाली होती हैं, उसमें बहुत सारे फिगर बने होते हैं, उसमें इस तरीके के चित्र बने होते हैं कि बच्चा उस चित्र को लेकर एनालिसिस करता है कि बच्चा इस तरीके के काम ये कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि एक डॉगी के मुंह में बॉल है और सामने एक गोल पड़ा हुआ है, उसमें उसको फेंकना है। अगर उसको यही चीज़ उसको लिख दी जाती है, लिख के पढ़ाने से अच्छा है कि उसको समझा दिया जाए कि ये डॉगी है, ये डॉगी अपने बॉल को अपने मुंह से उस गोल में डालेगा। इस तरीके से बच्चा उस चीज़ को समझ पाएगा और अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। ये एनसीएफ 2005 की जो क्रियाएं थी इसमें संजो के रखा गया ताकि सही तरीके से क्रिया को किया जा सके। ठीक, अगर हम बात करें विषमताओं की एकीकृत किया गया और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम के अलग अलग तरीके से इसमें किस तरीके से ये समझा गया कि हमको कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से हमको आगे लेके आनी है, कैसे बच्चा सीख सकता है। सबसे पहले परिवार और मित्र, जिसमें संबंध बताया जाता है, जानवर, पौधे, कार, खेल, ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं। इसके माध्यम से हम लोग आगे पढ़ते हैं और समाज समझते हैं। परिवार को समझने के लिए, फिर उसके बाद मित्र को समझने के लिए, संबंध को समझने के लिए, जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में, खेल कूद के बारे में सही तरीके से जो सीखें मिलती है वो पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत ही हमको मिलती है। फिर पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत इन सभी टॉपिक को जोड़ा गया, इन सभी क्रियाओं को जोड़ा गया। इन क्रिया को जोड़ने का, इन टॉपिक को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चों को समाज की दृष्टि से समाज की ओर आगे ले जाया जाए और समाज किस तरीके से कार्य कर रहा है इसको समझाया जाए। नंबर 2 है भोजन, फिर नंबर 3 है आश्रय, किस तरीके से क्रिया करती है, फिर जल है, फिर यात्रा है, फिर चीज़ों को जो हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, किस तरीके से करते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो पर्यावरण के अंतर्गत ज्ञान को इष्टतम पहुंचाने के लिए, सही तरीके से गुणवत्ता प्रदान कराने के लिए इन सभी चैप्टर को शामिल किया जाता है ताकि बच्चे जो सामाजिक रूप से क्रियाएं हो रही हैं उसमें क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, इन सभी कारणों के अध्ययन को जान सके, इसके आंसर को समझ पाए, तभी एक बच्चे का संपूर्ण रूप से विकास हो सकता है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। ये एकीकृत एवीएस था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के तहत जितनी भी रूपरेखा तैयार की गई 1975 में तैयार की गई, 1988 में तैयार की गई, 2000 में तैयार की गई और एनसीएफ 2005, इन्होंने सिर्फ इनका मूल मकसद ये था कि बच्चों के जो बोझ है उसको कम कर दिया जाए और बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए ताकि समाज में वो अपने अस्तित्व को बना पाए और समाज के वातावरण को समझ पाए। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।